नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट के साथ मुलाकात करते हुए, अपने वज़रा के साथ मुलाकात करते हुए एक बहुत ही नई किस्म की मतलब तकरीब की, जहाँ पर वफाकी वज़रा ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर के साथ परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया और यूँ वज़ीर आज़म ने उन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स के ज़रिए अपने ही वज़रा को पाबंद किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस को पहले से बेहतर बना के दिखाएंगे। पाकिस्तान की सियासी ये हुकूमती तारीख में अपनी तरह की एक नई जहत है, ये एक नई तकरीब थी। इस किस्म का कभी सुनने में 70, 72, 74 बरस की तारीख में पाकिस्तान के नहीं आया कि एक वज़ीर आज़म या एक हेड ऑफ द स्टेट अपने ही वज़रा के साथ एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन कर रहा है। और वज़ीर आज़म ने इस मौके पे चंद एक खिताब भी किया, जो खिताब टेलीविज़न के चैनल्स के पास है, इस वक्त अखबारात भी उसे डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने कमेंट्स जो किए उसको सुन के कम से कम ऐसा लगता है, अगर उस पूरी तकरीर तो हमने नहीं सुनी, लेकिन जो कमेंट्स हमने सुने उसको सुन के ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि जब हम हुकूमत में आए तो हम और हमारी टीम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमें ठीक तरह से पता ही नहीं था, हमारे पास कोई प्लान नहीं था, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं था, हमें पता नहीं था कि क्या करना है, लेकिन अब हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं है आगे चलने के लिए। तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है। वो टुकड़ा जो प्राइम मिनिस्टर का है वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपने पैनलिस्ट को आपसे के साथ को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया है। 2.5 बरस के बाद वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस बहस पे और ये समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल वाडा साहब, जो वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल हैं, यानी वाटर रिसोर्स के फेडरल मिनिस्टर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू जनाब फैसल वाडा साहब। और नाज़रीन, इसी बहस में मुझे बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा, जो PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं और चूँकि वकील हैं और बहुत ही वेल स्पोकन आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन है PMLN के, वो भी मुझे इस बहस में ज्वाइन कर सकेंगे अगले चंद लम्हों के अंदर। फैसल वाडा साहब, मैं आपसे पहले ये समझ लूँ कि ये मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान की 73 बरस की तारीख में कभी किसी वज़ीर आज़म को इस किस्म के परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स अपने फेडरल मिनिस्टर्स के साथ साइन करने का, किसी प्रेसिडेंट को ज़रूरत पड़ी हो कि वो अपने ही मिनिस्टर कैबिनेट के प्राइम मिनिस्टर बनाए, उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि भाई परफॉर्मेंस इंप्रूव करो। ये क्या चीज़ है? बहुत शुक्रिया मोहित साहब। देखिए मोहित साहब, जो 72-73 साल से जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई, उसी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और 72-73 साल में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए इतनी कोई वो चीज़ नहीं अनयूजुअल, बिकॉज ऑफ द रीज़न के वज़ीर आज़म जो अपने वज़ीरों को ट्रीट कर, दुनिया में भी तो कहीं नहीं ऐसा होता कि दुनिया में बरतानवी वज़ीर आज़म या अमेरिका, हर चीज़ का दुनिया में स्टार्ट होता है। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर का विजन, प्राइम मिनिस्टर का तरीक़ेकार, प्राइम मिनिस्टर का स्टाइल अगर गवर्नेंस का या मॉनिटरिंग का या सुपरवाइज करने का या कंट्रोल करने का पैरामीटर्स के तहत है, तो ऐसे स्टाइल नहीं। इससे पहले भी तो कैबिनेट रिशफल्स हुई हैं ना 2.5 बरस में, जिनके मिनिस्टर्स को समझा गया परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इवन असद उमर साहब के ऊपर एक ज़माने में इल्ज़ाम लगा कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे ले ली गई, फिर वो बगैर मिनिस्ट्री के रहे, फिर वो प्लानिंग में आ गए। और भी मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस अभी पोर्टफोलियोज चेंज होते हैं। अभी शेख रशीद साहब इंटीरियर में आ गए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहीं और चले गए हैं, जाज शाह साहब। तो ये मतलब ये एग्रीमेंट साइन करने की क्या है बात? देखिए वही साहब, मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, नेचुरली इज़ द बॉस, ही मस्ट बी नोइंग बेटर देन व्हाट आई नो, कि वो एक चेक एंड बैलेंस और एक टारगेट्स और एक फोकस रखना चाहते हैं अपने मिनिस्टरों को, कि किसी भी कोई भी टारगेट के अंदर कोई काम ना हो जाए कि जी अच्छा मैंने अचीव कर लिया तो देयर इज नो अदर टारगेट फॉर मी। अगर मैं अपनी वजारत की बात करूँ तो अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड। जो 54 साल में पाकिस्तान नहीं कर सका, पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं कर सकी, चाहे पाइपलाइन में थी, यहाँ भी थी। आप दासू का मैटर देखें, अल्लाह के हुक्म से रिजॉल्व हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई, पैसे दे दिए। मोहम्मद, आप जिंदगी भर हम बड़े हो गए सुनते हुए, कभी बनेगा, फीते नहीं काटे सर, हमने पैसे अरेंज किए, एग्जीक्यूट किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, दे दिए। दामिर बादशाह एक ख्वाब था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में कितना स्ट्रांग होना था उसने, इंडिया के साथ कितना स्ट्रांग होना था, इंटरनेशनली कितने लोगों के अंदर, कितने मुल्कों को तकलीफ हुई, हमने अल्लाह की मेहरबानी से वो भी करके दे दिया। और ये नहीं करके दिया कि फीता काट दिया, प्लान हो गया जी, अभी हर चीज़ करके दे दी, पैसे भी अरेंज करके कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। सो मच सो कि आउट द बॉक्स थिंकिंग के अंदर हमने ये पहली दफ़ा किया जिसके अंदर हमने जो लैप्स हो रहे थे पैसे बाकी वजारतों के अंदर, किसी का 75 करोड़ था, किसी का 50 करोड़ था, किसी का 100 करोड़ था, हमने वो करके भी 11,000 रुपए वही मिनिस्ट्रियों से निकाल के
अपने पोर्टफोलियो में यूज किए। ये पहली दफा मेरी वजारत में 65 साल में हुआ जिसकी क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनली, आई डोंट नीड टू गो बैक टू द गवर्नमेंट कि जी मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान गारंटी साइन करेगी तो मुझे लोन मिलेगा। आई कैन साइन माई ओन गारंटी। वापडा जो है वो रिकग्नाइज हो गया इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स के अंदर, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो एग्जैक्टली द सेम जो पाकिस्तान की क्रेडिट। तो ये तो मैं भी सर पैदाइशी, मेरा बाप दादा तो सियासत में नहीं था ना वजारत। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स आज किए हैं वज़ीर आज़म ने, जिनको मैं समझता हूँ कि गैर मामूली नोयत के हैं, इसमें क्या कोई मुद्दत रखी गई है 3 महीने 6 महीने की, इसके अंदर ये वजीर जो है कहेगा, कमिट कर रहा है कि मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा? एग्जैक्टली जी, इट्स टारगेट ओरिएंटेड। उसके बेस लाइन है, उसकी टाइम लाइन है, उसकी टारगेट है। कि होता है कि जी कई दफ़ा किसी की वजारत में कोई चीज़ फंस जाती है, कभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर फंस जाती है, कभी नाअहली की वजह फंस जाती है। मतलब इसको फरिश्ते तो सारे नहीं है, सब इंसान है। तो उसके अंदर आपने इस बार आप ये नहीं कह सकता वजीर के जी इसने नहीं किया, वजीर से सवाल होगा, वजीरी एक्सप्लेनेशन होगी, वजीरी को हटाया जाएगा, वजीरी को सस्पेंड किया जाएगा, जो भी वजीर ने करना है, बिकॉज ही इज द बॉस, ही इज द इंचार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री। ही कांट से कि जी मेरे फलाने ने नहीं किया, इसने नहीं किया, दिमागे ने नहीं कही। वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूजेस। चले, मैं अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, इस पर मजीद भी बात करते हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राजा साहब ने अभय में ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप अपनी पार्टी के PMLN के वकील भी हैं, बहुत ही अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं। आपने देखा कि एक अनयूजुअल किस्म का परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाया अपने वज़रा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। कभी आपकी हुकूमतों में इससे पहले जो गुजरी है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना इतनी कैबिनेट रीशफल हुई हैं, ना मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया है अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी से? क्या वजह है कि ये हुकूमत अकाउंटेबिलिटी पे और परफॉर्मेंस पे इतना जोर डाल रही है और आपकी हुकूमत में और उससे पहले की हुकूमतों में ऐसा नहीं हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का पहला ऐसा नहीं समझ सका कि क्या फिल करवाया है मिनिस्टर से। मैं बहुत दिलचस्प, एक्चुअली आप हमारे साथ नहीं थे, मैं बड़ा परेशानी से आपका वेट कर रहा था। चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख की, सियासी तारीख की एक अनयूजुअल तकरीब की, जिसमें अपने ही फेडरल मिनिस्टर्स को उन्होंने परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स वहाँ पे साइन किए हैं और मिनिस्टर्स ने कमिट किया है इन राइटिंग कि वो अपनी परफॉर्मेंस में इजाफा करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म का शॉर्ट भी मैंने सुनाया है। अगर आप चूंकि सुन नहीं सके, मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो टुकड़ा ही प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा सुना दें, मुझे समझ आ जो गई, प्राइम मिनिस्टर का टुकड़ा छोटा सा हमने सुनाया, जिसके बाद फैसल वाड़ा समझ गया। मैं सुना भी देता हूं आपको, वो चंद सेकंड का टुकड़ा है, चंद सेकंड का टुकड़ा है, जरा सुन ले उसको। जी सुनाए प्रोड्यूसर साहब। मैं तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। बैरिस्टर साहब, इससे पहले मेरा सवाल है कि किसी हुकूमत ने परफॉर्मेंस पे इस किस्म का एम्फेसिस पहले किया भी नहीं है, आप लोगों के जमाने में नहीं था। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है और ठीक है, ये एवेल्युएशंस तो हमेशा से होती आई हैं मिनिस्टर्स की और मिनिस्टर्स की, बल्कि मुझे तो इस हुकूमत से गिला है। मैं कई मामलात जो हैं गवर्नमेंट के बड़े बारीक बीनी से देखता हूं। मैं समझता हूं कि इनके मिनिस्टर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और कोई स्क्रूटनी नहीं है। अच्छा, खास तौर पे जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं, जो SAPMs हैं या जो एडवाइजर्स हैं, खास तौर पे उनके हवाले से, क्योंकि जो इलेक्टेड लोग हैं उनका तो फिर भी हमें इलेक्शन कमीशन में एसेट डिक्लेरेशन आ जाता है और FBR में कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन SAPMs जो हैं उनका कोई इस तरह का नहीं है कि और फिर मिनिस्टर्स पे या इलेक्टेड लोगों पे तो SAPMs का भी राजा साहब, जैसे डॉक्टर मोईद यूसुफ की इतना सर डिस्कशन होती रही, जैसे डॉक्टर मोईद यूसुफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान में हालांकि काम किया भी नहीं, पैसे भी यहाँ से नहीं कमाए, वो NSA हैं, SAPM है, उनकी भी बहुत ज़्यादा ले हुई है, उनके भी जब एसेट सामने आए हैं। आप सुनते हैं वो जनरल बाजवा साहब का, वासिम बाजवा साहब का तो अक्सर मरियम नवाज मोहतरमा कहती रहती हैं, तो उनके एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं, सामने लाए गए हैं। नहीं सर मैं आपको बताता हूँ मोहित साहब, मोहित भाई, प्रॉब्लम बताऊँ क्या है। ये एसेट्स डिक्लेयर हुए, ये किसी लॉ के नीचे नहीं हुए, एक, ये किसी रूल्स के नीचे नहीं हुए, 2, तीसरा ये ऑथेंटिकेट नहीं हुए, अच्छा, 3,
ये तीन बड़े मेजर इश्यूज है। मैंने चेयरमैन एफबीआर को और सेक्रेटरी कैबिनेट को खत भी लिखा है और उसमें मैंने ये कहा था कि काइंडली ये एसेट्स जो हैं अच्छा। ये ऑथेंटिकेट कराएं, इनकी ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। अगर एसेट्स ऑथेंटिकेट नहीं होते तो हमें क्या पता कि वो एसेट्स ठीक है नहीं ठीक है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बड़े मेजर इशू है खासतौर पे एसएपीएम्स का। और जो मैंने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन की थी उसमें मैंने यही बात डाली थी कि जब तक के ये उस पूरे प्रोसेस से गुजर के नहीं आते हम इनको महकमे दे देते हैं चलाने के लिए, और ये उन महकमों में जो कुछ करते हैं किसी से नहीं छुपा हुआ। ये खुला एक सच है। मैं समझता हूँ रजाक दाऊद साहब के बारे में मेरी है एप्रीहेंशन, नदीम बाबर साहब के बारे में मेरी एप्रीहेंशन हैं, बाकी भी इनके कई ऐसे लोग हैं, जफर मिर्जा साहब के बारे में भी, और वो जो डॉक्टर्स आई थी वो आईटी की एक्सपर्ट थी उनके बारे में भी। इफ यू एक एक को आप डिस्कस करें तो आपको इतनी चीजें मिलेंगी इनके मिनिस्टर्स के बीच में। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इमरान खान की जगह होता, लेकिन तो रान साहब ये तो एसएपीएम्स के हवाले से हो गया ना रान साहब, ये तो राना साहब एसएपीएम्स के हवाले से आपके शकूक हो गए, लेकिन आपने तो कहा ना कि सारी काबीना ही इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरे पास बैठे हैं मिनिस्टर आबी ज़राए के रिसोर्सेज के फैसल वाडा साहब, ये तो इलेक्ट होके आए हैं, इनकी तो अकाउंटेबिलिटी है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस कैबिनेट नहीं, मैं फैसल की बात नहीं कर रहा। आम तासुर तो है कि जितनी सख्ती यहां पे कभी भी नहीं थी। देखिए मैं आपको बताता हूं, अनफॉर्चुनेट नहीं, मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नॉन इलेक्ट फैसल सर मिनिस्टर्स थे ना, ये तो अभी हाई कोर्ट के फैसले आए हैं तो उसके बाद हफीज शेख साहब को आप देखिए ना मिनिस्ट्री दी गई है। इससे पहले वो एक एडवाइजर की हैसियत से मिनिस्ट्री चला रहे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के पूरे प्रोसेस को एक नॉन इलेक्टेड बंदे की हैसियत से उन्होंने लीड किया, और हमारा ये मौकफ था कि वो ये कर नहीं सकते, और वो पूरे का पूरा प्रोसेस ही गलत है। खैर उसको छोड़ दीजिए। हो ये रहा है कि ये जो फैसल साहब हो गए, मुराद साहब हो गए, जो बेचारे कंटेनर पे हुए थे, मुझे बताएं हफीज शेख साहब हमें कंटेनर पे नजर नहीं आए, हमें जफर मिर्जा साहब तो कंटेनर पे कभी नजर नहीं आए, हमें नदीम बाबर साहब कंटेनर पे नजर नहीं आए। जो लोग कंटेनर में नजर आए, जो दिलों में गए, ठीक है मैं समझता हूं टेक्नोक्रेट्स चाहिए होते हैं गवर्नमेंट्स चलाने के लिए, लेकिन टेक्नोक्रेट्स को इतना इख्तियार मत दें। और मैं बार बार ये कहता हूं, ये माजी की गवर्नमेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं कि जिन लोगों लेकिन को आप ऐसे पीएमस ही पे इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, काबीना में तो ज़ाहिर है इलेक्टेड लोग भी हैं ना, आप एडवाइजर्स और एसएपीएम्स पे इतना एम्फसाइज करके पूरी हुकूमत ही को क्यों खत्म कर दें? यही तो मुसीबत है। अच्छा। इनके मेन प्रॉब्लम ये है कि इनके नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो लीड कर रहे हैं। अभी तो ये रिसेंटली कुछ अरसा पहले शायद कुछ चेंज हुआ हो। अच्छा ठीक, फैसल साहब का जवाब ले लिया आपने, सुन लिया उन्होंने, उनका तो चार्जशीट है कि आप लोगों के पास अथॉरिटी कोई नहीं है, सिर्फ एसएपीएमजी के पास अथॉरिटी है। देखिए वही साहब, इसका तो मेरे ख्याल से कोई जवाब मैं देने से कासिर हूँ कि अगर मैं वज़ीर हूँ तो मेरी वजारत के अंदर कौन सा एडवाइज़र है या एसएपीएम है जो इन्वॉल्व होगा और मेरे फैसले लेगा। तो ये एक पॉलिटिकल बहस को आपने क्रिटिसाइज करना ही करना है तो बस वो क्रिटिसाइज करना है। मैं आपकी टाइप को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, आपने ब्लू क्यों मेरी टाइप को बहुत लोग क्रिटिसाइज नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सर। तो वो अगर आपको मेरी शक्ल ही पसंद नहीं तो आप मुझ पर किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। मोहसिन राजा साहब को हम पसंद नहीं है तो वो किसी भी सूरत में हमें कहेंगे कुर्सी पे क्यों बैठे, टेबल पे क्यों नहीं बैठे, टेबल पे बैठेंगे तो कोई कहेंगे तमीज़ नहीं है, टेबल पे बैठेंगे ज़मीन पे बैठना चाहिए। तो ठीक है सर, हम इंजॉय करते हैं, हम इम्यून हो गए, हमारी थिक स्किन हो गई, हमें पता है कि जी जो हमने इनके साथ किया है, क्या किया टू पार्टी सिस्टम जो थी पाकिस्तान में, जो 25-30 साल से बारी बारी करी थी, मेरी बारी तुम्हारी बारी, उसको हमने तोड़ा है। बहुत तकलीफ है, उसका अकाउंटेबिलिटी की प्रोसेस आई है। जो इनकलाबी लीडर हैं वो जेल में खामोश थे, उसका उन्होंने खामोशी तोड़ी है। एक और आपने सुना है ना कि अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि एनआरओ आप लोग मांग रहे हैं, वो एनआरओ नहीं मांग रहे हैं। देखिए खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है, खुद मोहसिन राजा साहब। देखिए खाकान अब्बासी साहब की तो मैं कोई बात इसलिए करना मुनासिब नहीं समझूंगा इस प्रोग्राम के अंदर कि जो हाल उनका नदीम बाबर साहब ने किया है एक्स वजीर आजम का, अगर इतना नाअहल और ऐसा पाकिस्तान चलाने वाला इन लोगों के हाथ में था पाकिस्तान। अब हमें उस इंटरव्यू के बाद मुझे समझ में आया कि नदीम बाबर ने जो बातें की कंपोज थे, और सामने एक्स वजीर आजम था, एक्स प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसे थे मुल्क के, मतलब हमें पता है पहले कैसे रहे, लेकिन अगर ऐसे थे तो फिर इस मुल्क का तो मैं समझता हूँ अभी भी उतना बुरा हाल नहीं हो जितना हो जाना चाहिए था। जो आदमी एक्सप्लेन ना कर सकता था हो, उसको आपने हेड ऑफ द स्टेट बनाया हुआ था। जो आदमी का कोई जवाब ना हो, अब आप रोज मासूम शक्ल बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश तो उन्होंने की, उनके पास फैक्ट्स नहीं थे शायद। मुझे साहब फैक्ट्स अगर वजीर आजम के पास नहीं है
तो फिर फैक्ट्स क्या किसी जॉइंट सेक्रेटरी के पास होंगे या किसी चपरासी के पास होंगे? जो और जबरदस्त काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने इसकी मईशत पाकिस्तान की दूध में नहला दी थी और शहद की नहरें बह रही थी, इसहाक डार साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान में इतना जबरदस्त काम किया कि उनको भी मुल्क से भागना पड़ा। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने इतनी तरक्की कराई इस मुल्क की, उनको भी इस मुल्क से मफरूरी करनी पड़ी। और मैं मफरू नहीं करा, कोर्ट कह रही है। इस अली डार जो है, उनके बेटे जो हैं वो भी मफरूरी में। इमरान जो है, वो ये कहेंगे कि जब उनकी हुकूमत आ जाएगी अगर दोबारा, तो आप लोग भी सारे दौड़ जाएंगे यहाँ से। नहीं देखिए सर, अल्लाह में बड़े बोल से बचाए डॉक्टर साहब। हमारे में से तो जिनको जेलें भी हुई हैं वो भी मुल्क से नहीं गए, सही हुई गलत हुई वो एक ऐसे में डिबेट है। जिनको कन्विक्शंस हो गई, जिनको पकड़ के बंद किया गया, जो इनके इल्ज़ाम हैं, हम भी करके, हमने तो हमेशा इदारों का एहतराम किया है। हम में से कोई नहीं भागेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला वो दिन ना दिखाए। मैं समझता हूँ उससे बेहतर है कि इंसान को मौत आ जाए अगर उसने सियासत करके ये काम करना है। और यहाँ तो रूटीन थी ना सर, पहली दफ़ा तो नहीं भागे। सऊदी अरेबिया 11 साल कॉन्ट्रैक्ट करके भागे, फिर आ गए। कोर्ट ने डिबार किया इलेक्शन से, कोर्ट से फैसले करा लिए। जस्टिस करीम को फ़ोन जैसे जजों को किया होगा उस टाइम पे फ़ोन के भाई डिबार ख़त्म करो, उन्हें फिर इलेक्ट हो गए, फिर कदम बढ़ा दी रूटीन। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये वो चीज़ है जिसको इमरान खान साहब ने मुझे आगे एक तोड़ी है। ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने अब एक नया मतलब आर्गुमेंट इख्तियार कर लिया है। वो आर्गुमेंट ये है कि वो एनआरओ नहीं मांगते, क्योंकि वज़ीर आज़म बार बार ये कहते थे, रोज़ कहते हैं, हर तकरीर में कहते हैं कि ऑपोजिशन मुझसे दर हकीकत एनआरओ मांग रही है। लेकिन अब ऑपोजिशन के एक से ज़्यादा लीडर के कहते हैं कि दर हकीकत हुकूमत को एनआरओ की तलाश है, हम तो एनआरओ मांग ही नहीं रहे। इसकी क्या हकीकत है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, आप सब इस बात से आगाह हैं कि गुज़िश्ता 2.5 बरस की जो पाकिस्तानी सियासत है और मुल्की मामलात हैं, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 12 दर्जनों दफ़ा, शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा ये कहा कि ऑपोजिशन को उनसे एनआरओ चाहिए, इनको एक ही ज़रूरत है, ये एनआरओ मांग रहे हैं। और उन्होंने हर दफ़ा ये भी कहा साथ कि मैं ऐसा एनआरओ इन्हें नहीं दूंगा। अब ऑपोजिशन ने इस पूरे थीसिस को, इस पूरे पैराडाइम को चैलेंज कर दिया है। ऑपोजिशन के लीडरान का आर्गुमेंट ये है कि कौन सा एनआरओ, उन्हें तो कोई एनआरओ चाहिए ही नहीं। अगर एनआरओ चाहिए तो इमरान खान, उनकी पार्टी और तहरीक इंसाफ को एनआरओ की ज़रूरत है। इस हवाले से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने किस किस्म के जुमलों में इस चीज़ को कहा, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। कौन सा एनआरओ जी? अब कौन एनआरओ दे रहे हैं? ये सारी जो वफाकी काबीना एनआरओ देती रहती है। वज़ीर आज़म भी एनआरओ देता है, उसके वजीर भी एनआरओ देते हैं। तो एनआरओ दे फिर ख़त्म करें इस बात को। एनआरओ होता क्या है? एनआरओ ना वज़ीर आज़म दे सकता है, ना किसी को चाहिए। एनआरओ जो उसने दिया है वो चीनी चोरों को दिया है, गंदम चोरों को दिया है, दवाई चोरों को दिया है, एलएनजी चोरों को दिया है, तेल चोरों को दिया है। तो एनआरओ तो वो होता है। और नाज़रीन, इसी किस्म के जो आर्गुमेंट का इजहार खुद बैरिस्टर शाहनवाज रांझा ने भी किया आपसे चंद घंटे पहले, जब उन्होंने कहा कि एनआरओ जो है वो पीटीआई के वुज़रा को चाहिए। इनके वुज़रा की करप्शन के कई संगीन मामलात हैं जिस पे ये एनआरओ चाहते हैं। जो ये बात करते हैं कि एनआरओ शाहिद खाकान अब्बासी ने मांगा या एनआरओ उन्होंने मांगा, सबसे पहला एनआरओ इन्होंने खुद मांगा। मालम जबा, बीआरटी का केस, ग्रेनाइट की माइंस की अनलॉफुल इलीगल अलॉटमेंट्स, सारी करप्शन को क्लीन चिट देने के लिए जो एनआरओ हुकूमत ने मांगा है, ये एनआरओ अभी भी कायमा कमेटी में एक दस्तावेज की शक्ल में मौजूद है। नाज़रीन, अब मोहसिन रांझा साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के अंदर। मोहसिन रांझा साहब, ये एनआरओ की डेफिनेशन कुछ बदल नहीं दी आपने। एनआरओ तो वो था जहां पर पीपीपी को और एमक्यूएम ने को जनरल मुशर्रफ ने उनके केसेस ख़त्म करने के लिए एक डील ऑफर की थी। पीटीआई कहाँ इस किस्म की डील ढूंढ रही है? देखिए, पीटीआई एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी जिन दिनों में लॉकडाउन था, कोरोना का जो पहला वेव आई थी उसके बीच में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया था, जो ऑर्डिनेंस गजट ऑफ पाकिस्तान में भी छपा। वो ऑर्डिनेंस इनकी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक आया था, जिसके बीच में इन्होंने गुड फेथ में एक्ट करने वाले अफसरान को, अगर उनके पास, ये हुकूमत पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, नैब ऑर्डिनेंस, इन्होंने नैब अमेंड किया था लॉ, और उसके बीच में 4-5 क्लॉजेस जो है सिविल सर्वेंट्स को और बिजनेसमैन को नैब से, हाँ वो तो, लेकिन उसमें तो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जो आर्गुमेंट था कि जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको खौफ है, ब्यूरोक्रेसी को काम नहीं करते, तो उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की गई। उसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं थे। सर बात यह है ना कि
नहीं, उसमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान तो है ना जी, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में तो सभी आ जाते हैं और उसको कैटेगराइज किया गया ना कि अगर सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई बंदा है और वो बंदा जो है वो बोनाफाइडे काम करता है और उससे कोई गलत हो जाती है, उसकी कोई एडवाइस है जो कि वो गलत एडवाइस टेंडर कर देता है और वो एडवाइस जो होती है रिजल्टेंटली जिसकी वजह से कोई लॉस कॉज हो जाता है, या कोई बंदा गुड फेथ में एक्ट करता है लेकिन इलीगल ग्रेटिफिकेशन का सबूत मौजूद नहीं है, उन लोगों के लिए वो लॉ लाया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, और हाँ, प्रोसीजरल डिलेज का प्रोजेक्ट में वही कानून नहीं है जिसके तहत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने राजा परवेज अशरफ वगैरह ने रिलीफ हासिल की है। ये वही कानून है। देखिए, मुझे नहीं पता उसमें किसने लिया, राजा परवेज अशरफ वगैरह ने रिलीफ हासिल उसमें नहीं, जिसने मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे ने नहीं लिया, किसी एक बंदे ने नहीं लिया, ना एप्लीकेशन दी ना लिया। और असल में वो लॉ जो लाया जा रहा था, वो लॉ लेके आने वाले जो लोग थे वो पीटीआई के बीच में बैठे हुए लोग हैं। आज भी पीटीआई की सफों में प्रेशर है बहुत। फैसल शायद टीवी टॉक शो में बैठे हुए ये बात नहीं करेंगे, इनके अपने वुज़रा को बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे मसले हुए में 2013 से लेके 18 के बीच में केपी के गवर्नमेंट में, जिसमें वजीर आजम हाउस में बैठे हुए एक शख्स को एनआरओ चाहिए और बड़ा संजीदगी से उसको एनआरओ चाहिए, और अच्छा। वो प्रोसीजरल डिलेज जो है वो उनके खाते में पड़ेंगे। अच्छा, ये क्योंकि फैसल का प्रोसीजरल फैसल डिलेज के वाला साहब आपने का इस केसेस पे बनाए हैं मौजूदा फैसल दौर वाड़ा में। साहब को इसका जवाब देना चाहिए। जी फैसल वाड़ा साहब, आपको इसका जवाब देना चाहिए। तो समझ रहे हैं कि आपके बताशा लोगों को एनआरओ चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये फैटफ के अंदर जब फैटफ की लिस्ट में पाकिस्तान को नून लीग में, ग्रे लिस्ट में नून लीग के टाइम पर डाला गया इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो वो मेरा या वजीर आजम का जाती मामला नहीं था, वो पाकिस्तान की सालमियत का मामला था। तो पाकिस्तान की जब तकदीर बदलने के लिए ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, ये वो 38 शिके लेके आए, जो 38 शिकों में से 34 शिके इन्होंने कहा नैब की बदल दें। इस नैब की शिके बदलने से पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलनी थी, आपकी मेरी नहीं बदलनी थी, लेकिन इन सब के जाती केसेस सारे खत्म हो जा रहे थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक क्लॉज था जिसमें कहा 1 अरब से नीचे हो तो उसके अंदर रूल्स डिफरेंट हो जाएंगे और नैब का उसका खाता नहीं होगा, यानी कि 99 करोड़ की अगर आप चोरी करेंगे, छोटी में छोटी, तो आपसे नैब नहीं पूछ सकती। उसमें कौन सारे निकल रहे थे? सारे पापड़ वाले केसेस निकल रहे थे। उसके बाद एक और क्लॉज है जिसके अंदर कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब का सब्जेक्ट नहीं है। इसमें कौन किसको फायदा था? मुझे फायदा था, आपको फायदा था, पाकिस्तान को फायदा था। पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान को बचाने का वर्सेस जाती चीजों के, यानी कि इंटरेस्ट अलग है, इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक है सर। अब ये शिके इस पे हमारे लोग भी राजी हो गए। ठीक। एक आदमी खड़ा हो गया, इमरान खान साहब, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है। और ये बात मैंने तो कही, सारी जिंदगी कही, देखिए इन्हीं के लोगों ने टेलीविजन पे आके बैरिस्टर साहब तो कानूनी माहिर। बैरिस्टर साहब, इस पे क्या जवाब है? ये जाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज कर दिया फैसल वाड़ा साहब ने। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, और अगर एक चीज जितने भी लॉज हैं, मोहसिन साहब अगर 1 सेकंड में दे दे सर, ताकि आप जवाब पूरा दे सके। मोहसिन भाई 1 मिनट दे दे प्लीज, 1 मिनट मोहसिन भाई, एक मैं कंप्लीट कर लूं ताकि आप पूरा जवाब दे सके। अच्छा, ये जो कवानीन मांगे ऑपोजिशन ने अपनी चोरी बचाने के लिए, ये ऐसा नहीं कि सबने दे दिए बता दिए, ये बाय मिस्टेक ये वर्बल अमेंडमेंट्स का कहा गया, लेकिन जब ऑपोजिशन ने हमारे हाथ में दिया, इमरान खान ने कहा तो पब्लिक करो, एक्सपोज करो इनको। आपका मतलब है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, ये एक सीक्रेट डिजायर थी? एब्सोल्युटली। ये जो अंदर करते हैं वो बाहर दुनिया के बताते हैं। मोहसिन राजा साहब, ये तो ये कह रहे हैं कि क्लैंडस्टाइन तरीके से पीपीपी और पीएमएलएन ने नैब के कानून में तब्दील करनी चाहिए फैटफ के बहाने, कि हम फैटफ में कॉपरेट करेंगे। कि बैकग्राउंड इसका ये है कि फैटफ पे जब लॉ लाने की कोशिश की जा रही थी तो आपकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि अपना उसमें दरमियान में फायदा हासिल कर लें, फैटफ में इंटरेस्टेड नहीं थे आप। देखिए, पहली बात यह है कि फैटफ का हिस्सा है नैब। ये एक बड़ी हमारे लोगों में कंफ्यूजन है कि ये लोगों को पता नहीं है। अगर आप वो लिस्ट निकाल के देख लें जो फैटफ ने दी है, उस लिस्ट में फैटफ ने नैब लॉ की अमेंडमेंट भी रिक्वायर की हुई है अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। नैब लॉ तो इनको अमेंड करना है, और ये नैब वो तो सख्त करना चाहते होंगे। नैब इन्होंने डाला नहीं, वो तो सख्त करें या उसको अमेंड करें, जो भी करें, हमें उस पे नहीं है, लेकिन नैब फैटफ का हिस्सा है। अब पहली बात, आपकी ये जो 38 डिमांड्स हैं, ये तो नैब के कानून को कमजोर करना चाहती हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना,
फैटफ तो उसको नहीं मजबूत सर, करना मेरी चाहेगी। बात तो सुन लें। नैब ऑर्डिनेंस जो है, आप देखिए, हम तो जो हमने लॉज को हार्मोनाइज किया है, 300 के करीब हमने उस लॉ में चीजें चेंज कराई हैं, जो कि फैटफ वालों ने ऑपोजिशन की चीजों को अप्रिशिएट किया है कि इन्होंने अच्छी चीजें डलवाई हैं। हमारा पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था राइट टू फेयर ट्रायल, राइट ऑफ प्राइवेसी और डिग्निटी। ये दो चीजें थी। राइट ऑफ प्राइवेसी, आपकी टेलीफोन कॉल्स, नेट की चीजें जो थी, उनकी इंटरप्शंस के ऊपर हमने कहा था ये प्राइवेसी है, लोगों की पर्सनल लाइफ है, उसको नहीं किया जाए, उसको एक प्रोसेस लीगल किया जाए कोर्ट्स की अप्रूवल के थ्रू। खैर, उस पर इख्तलाफ हो गया। 9 बिल्स हमने बामी मुशावरत के साथ हार्मोनाइज करके 300 अमेंडमेंट्स डलवा के अपनी अमेंडमेंट्स, अपने हाथ से की हुई अमेंडमेंट्स हुकूमत को दी, क्योंकि खान साहब जिद कर गए थे कि नहीं, ये अमेंडमेंट्स हुकूमत ही पेश करेगी। असी क्या, तुसी करा लो, आप राजी हो। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, हमें ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक रह गया नैब का सवाल, नैब का बिल अभी भी जो ये 38 अमेंडमेंट्स का, जो 38 अमेंडमेंट्स का बार-बार पीटीआई के लोग जिक्र करते हैं, और फैसल वाडा भी अभी इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा सर, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। इन्हीं का ड्राफ्ट है, मेरा ड्राफ्ट नहीं है, ये दोनों पार्टीज का ड्राफ्ट है। इस पे क्या, ये जो 38 अमेंडमेंट्स हैं, 34 ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स है? मैंने आज एक मैंने आज एक ड्राफ्ट शेयर किया है जिसके बीच में 10-15 अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से थी, नैब के बीच में। और मैंने नेगोशिएशंस के बीच में सीधा सीधा कहा, मैंने कहा ये तो बीआरटी को एनआरओ दे रहे हैं आप। तो बात इन्होंने खुद ही की थी, हुकूमत ही लेकर आई थी, हुकूमत ही लेकर आई थी। अब देखें ना, बीआरटी के खिलाफ स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई ने ले रखा है। अगर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ले रखा है स्टे ऑर्डर, आप तो क्या ऐसी मजबूरी है कि ये आप उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने स्टे ऑर्डर लिया हुआ? तो बीआरटी और मालम जब्बा और कई जवाब केसेस हैं जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दे फैसल साहब, ऑपोजिशन के अक्सर रहनुमा जो हैं फैसल वाडा साहब, वो मालम जब्बा की तरफ और बीआरटी की तरफ इशारा करते हैं। वैसे मालम जब्बा की केस तो बहुत मुख्तलिफ नोयत का है, लेकिन बीआरटी पे बहरहाल स्टे लिया हुआ है। डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, बीआरटी का जो केस है वो कौन लाया है? ये केस वो इमरान खान साहब की ही बनाई हुई टास्क फोर्स अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ लेके आई। तब तो पाकिस्तान में इस ऑपोजिशन को पता चला कि बीआरटी में कोई मसला है। तो जो जितना ईमानदार आदमी इमरान खान है, बताइए नवाज शरीफ के दौर पे या पीपल्स पार्टी के दौर में कब एक दफा भी हुआ है कि उनकी अपनी गलती, उन्हीं की अपनी टास्क फोर्स से ला के ये सब ट्रायल। आज जो मोहसिन राजा साहब बात कर रहे हैं बीआरटी की, वो मोहसिन राजा साहब लेके आए, उनकी पार्टी लेके आई है। ये हुकूमत में थे, क्या करते रहे 5 साल तक? इससे पहले जो 5 साल हुकूमत में, तो उन्होंने क्यों नहीं केसेस बनाए हम पे? ये हमारी हुकूमत के अंदर हमारे वजीर आजम ने अपनी टास्क फोर्स के तहत अपने ही सूबे की, अपनी हुकूमत की एक चीज हाईलाइट कर दी। इसका क्रेडिट भी ये लेंगे। इनको तो ये भी नहीं पता पिछले 5 साल। देखिए ना, अगर हम चोर थे, हम बुरे थे, हमारे सूबे में इतना बड़ा काम था, आप 5 साल से सो रहे थे। आपकी तो हुकूमत, आपकी हुकूमत थी हमारे से पहले, आपने क्यों नहीं किया? इसको समझे डॉक्टर साहब। अभी भी आपने 38 सिखों की सवाल किया कि 34 को आपने अमेंड किया, वो ले गए आज की बात के ऊपर। मोहसिन राजा साहब लॉयर हैं, उनका तरीक़ाकार है, उनकी एजुकेशन, उनकी तरबियत ऐसी होगी, वो ट्विस्ट करते हैं चीज़ों को। लेकिन मैं तो सीधे सवाल करूँगा, जी आपने काला कोट पहने, आप सफेद कोट पहने, बताइए काला कोट है। अच्छा मोहसिन साहब, ये जो नए इश्यूज हम जिनको इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से और खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया कि भाई एनआरओ हम नहीं मांग रहे, उसके दरमियान वो जो पिछली डिबेट थी कि ऑपोजिशन एक लॉन्ग मार्च चलाएगी, ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च लेकर आएगी, इस्तीफे लोग दे देंगे। अभी हम सुनते हैं कि हमजा शहबाज ने भी मुतालबा कर दिया है कि इस्तीफे दें। लेकिन एक आम तासुर ये है कि ऑपोजिशन की जो मूवमेंट थी पीडीएम की, वो स्टॉल हो गई है, वो कमज़ोर पड़ गई है। लाहौर के इस जलसे के बाद ऑपोजिशन जो है उसकी मूवमेंट में वो पहले वाला दम रहा नहीं है, उसमें एक ब्रेक आ गया है। और उस पर क्या आप करते हैं? देखिए, एक बात मैं बताता चलूं आपको कि मूवमेंट जो है उसमें कोई किसी किस्म की जो है रुकावट, या मैं समझता हूँ उसको कोई नहीं इस तरह की चीज़ हुई। हुआ ये है कि हमने मौसम भी देखना है। सख्त सर्दी का मौसम है, और मौसम के बीच में इतनी सर्दी में लोगों का बाहर निकलना, ये देखना पड़ता है प्रैक्टिकली। और पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं और सबका यही राय है, मेरी भी ये राय है कि हमें मौसम को देख के, मामलात को देख के अपने जो मूवमेंट को तेज़ करना चाहिए। ये मूवमेंट तेज़ होगी, ये मूवमेंट ज़रूर तेज़ होगी। ये मार्च के महीने में बहुत ज़ोर पकड़ेगी और ये ज़ोर पकड़ती जाएगी। मैं आपको एक मोहित साहब अपनी बात बताता चलूँ कि जो सेनेट का इलेक्शन है ना, सेनेट का इलेक्शन, रांझा साहब, इससे पहले तो आपके लीडरान ने कोविड-19 की जो सेकंड वेव है उसकी भी परवाह नहीं की थी।
दिसंबर में और नवंबर में कोविड-19 की सेकंड वेव हिट कर रही थी तो आपके लीडरान ने उसे मानने से इनकार कर दिया था, तो अचानक मौसम का इतना ख्याल कैसे हो गया? देखें दोनों चीजें हैं, कोविड भी है, मौसम भी है, और इन दोनों, जलसा तो हमारा बिल्कुल ठीक है, जलसे का हमें कोई इशू नहीं है। जिस हालात में ना हमारी पंजाब में हुकूमत है ना हमारी मरकज में हुकूमत है, इस हालात में इतना बड़ा जलसा कर जाना और इतने सख्त सर्दी के मौसम में कर जाना एक बहुत मायने रखता है। लेकिन हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, मौसम के हिसाब से हमें अपनी रैलीज और ये सब चीजें प्लान आउट करनी पड़ेंगी। और मैं आपको मोहित साहब बता रहा हूं कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होता जाएगा और ये कोविड वाली सिचुएशन जो है उसके साथ साथ, तो ये जो दोबारा से ये सारी मूवमेंट जो है पूरे अपने हाइप में आएगी। क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम करना है, कोई भी जलसा करना है, कोई भी कुछ करना है, तो उसमें मौसम का, सर्दी का, कोविड का, ये चीजें हम एक बात जरूर करते हैं, लेकिन हम एट द बैक ऑफ आवर माइंड अपनी स्ट्रैटेजीज में, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम ये जरूर चीजें देख भी रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं कि इन चीजों को हमने आगे किस तरह लेके चलना है। और उसके साथ साथ इस्तीफे और सेनेट का इलेक्शन, अगर ये प्रोसेस है, प्रोसेस को तो हमने, पीडीएम ने एक डिसीजन किया, प्रोसेस से तो हमने बाहर नहीं निकलना। हाँ, जब हमारा फैसला आएगा रिजाइन देने का, हमारे रिजाइन हमारी लीडरशिप के पास चले गए, जो कि अब हमारे लीडरशिप की अमानत थी, हमने दे दी है। ठीक है, मैं ब्रेक से पहले एक क्विक मैं एक काउंटर, एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सारे इश्यूज आपने रेस किए हैं ना राजा साहब, इस पे ब्रेक के बाद भी बात करते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान पे जो हुकूमत ने टारगेट कर दिया, उनके असासे निकाल दिए, ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, उनको आड़े लेना शुरू कर दिया, क्या ये भी वजह है कि मौलाना फजलुर रहमान भी डिफेंसिव पे नजर आते हैं गुज़िश्ता 48 घंटों में? देखिए, मौलाना साहब मुझे तो नहीं लगता डिफेंसिव में नजर आते हैं। मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, मुझे जब से ये असासे और नैब और ये चीज़ें सामने आई हैं, मुझे मौलाना साहब की बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा स्ट्रांग नजर आई है। और मैं आपको एक बात बताऊं मोहित साहब, मौलाना साहब जैसे सीजन मैच्योर्ड बंदे से इस तरह की सियासत करना जिस तरह की वो कर रहे हैं, पहले मौलाना साहब ने नहीं की, जो अभी वो कर रहे हैं। अब जो सियासत कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि मौलाना साहब तो लीड कर रहे हैं, मौलाना साहब पीछे तो नहीं हटने वाले, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, एक ब्रेक में ले लूं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम ये भी इशू रेस करते हैं कि अब हमजा शहबाज साहब ने भी, इससे पहले एक आम तासुर था कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज जो हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि हमजा शहबाज साहब ने मुतालबा किया है कि PMLN के पंजाब असम्बली के जो लोग हैं वो अपने इस्तीफे जो हैं वो जमा करवाएं। इसकी अहमियत क्या है, इस पर मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि वक्फे से पहले मैंने कहा कि गुज़श्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तानी सियासत में और ख़ासकर PDM की सियासत के हवाले से एक आम तासुर ये रहा कि शहबाज शरीफ साहब, उनके साहिबजादे हमजा और मरीम नवाज़ एक पेज के ऊपर नहीं है। और शायद लाहौर का जो मीनार पाकिस्तान का जलसा था, उसमें अगर PDM बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकी अपने गढ़ से, जहाँ लाहौर और उसके गिरदोनवा में ज़्यादातर जो सीटें हैं वो PMLN ने जीती हैं, उनका जोर है, उनका तारीखी शहर है, तो उसकी वजह यह है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक पेज पे नहीं थे मरीम नवाज साहिबा के साथ। गो अब चंद घंटे पहले, अब एक दिन पहले जो चीज़ सामने आई है कि हमजा शहबाज साहब ने ये मुतालबा किया है पंजाब के मेंबर प्रोविंशियल असेंबली से कि वो एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर अपने इस्तीफ़ों को जमा करवाएं। क्या इसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज जो हैं वो अब मरीम नवाज के साथ आके खड़े हो गए हैं, या इसका कुछ और मतलब है? यहीं से बात का आगाज़ करते हैं। आपको क्या समझ आई? ये तो बड़ी थ्रेट है आपके लिए जब हमजा भी जो हैं उसी पेज पे आ गए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं एक सेकंड पहले पीछे का बैकग्राउंड ले लूँ कि पहले नवंबर कहा गया कि हम घर जाएंगे, फिर का जनवरी, फिर का फरवरी, नहीं दिसंबर था मेरा ख्याल है। पहले नवंबर बीच में था, दिसंबर आने से पहले ही हो जाएगा, फिर जनवरी आ गया, फरवरी आ गया। और मुझे मोहसिन साहब की बातों से, PDM के जलसे से हवा निकलने के बाद आज मुझे मौसम की परेशानी भी नजर आ रही है। मैं अपने ट्वीट पे 3 हफ्ते पहले लिख चुका हूँ ट्विटर के ऊपर कि जी ये मौसम की खराबी होगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होगी, फिर किसी को अचानक से लीडर को कोविड हो जाएगा, वो 15 दिन के लिए चला जाएगा, फिर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी को बुलावा आ जाएगा। ये सब ड्रामे आप देखेंगे। ये ईयर नहीं बता रहे हमें कौन सी ईयर में सब कुछ हमारे साथ करेंगे कि हम घर जाएंगे। 2023 अगर लिख दें आगे तो हमें पता होगा जी मार्च 2023 पर हमें जाना। नंबर 1। नंबर 2 ये कि सर देखिए, ये PDM का जलसा वलसा तो सिर्फ मार्च तो सब मार्च ही होगी ना इस तारीख की। अच्छा, रेजिग्नेशन के लिए हम कह रहे हैं कि हमजा शहबाज जो हैं, सर हम हाथ जोड़ के आपके टीवी से कह रहे हैं कि आप सुबह रेजिग्नेशन दें। क्यों इतनी ख्वारी करा रहे हैं कौम को? हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं रिसीव भी करूंगा स्पीकर से, करा के उनको वापस भी दे दूंगा। अब जो हमजा की बात की आपने, हमजा ने नैरेटिव एक और पॉइंट ऑफ व्यू सेट किया है, उसने मरियम को थ्रेट किया है। वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने कहा कि तुम तो नहीं कर सकी,
जो जलसे का हुआ, क्योंकि वहां के लोग ना नैरेटिव बिका, ना वहां के लोग साथ खड़े हुए। एक नेचुरली शहबाज शरीफ, उसके बेटे का भी तो कोई ना कोई प्रोविजन है ना इसका पार्टी के ऊपर। 25 साल तो ये उन्होंने अपनी पोस्चरिंग की, अपनी पोस्चरिंग की, और उनके कहने पर अगर इस्तीफे आते तो वो उनके हाथ में आएंगे। बी लीग के अगर उसने ट्रम्प कार्ड खेला और सेनेट में उसने पुल आउट कर लिया अपने एमपीए, तो इससे फारिग हो जाएगी। तो सारा थ्रेट कार्ड है ना, ये तो सिर्फ ट्रम्प कार्ड दिखाया जा रहा है, यूज थोड़ी करना है इन्होंने। ना इन्होंने रिजाइन करना है, ना इन्होंने मार्च करके कोई कॉन्फिडेंट आप क्यों हैं जब वो बार बार कह रहे हैं कि हम रिजाइन कर रहे हैं? सर वो बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बार बार उनसे बात करें, हम बार बार ही उनसे कह रहे हैं खुदा का वास्ता है इस्तीफे दो, सुबह हम एक्सेप्ट करें, चलता करें इनको भी। और एक दफा सेनेट के इलेक्शन हो गए। मैं डॉक्टर साहब आपके प्रोग्राम के अंदर रिकॉर्ड का आपको शक है कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं सर, मुझे तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला बड़े बोझ से बचाए। मैं तो 500% श्योर हूँ, जितना रिलैक्स आप जब मैं इंटरव्यू आप देखा फैसल तुम बहुत रिलैक्स हो। अगर आपको खौफ नहीं तो सेनेट के इलेक्शन पहले कराने की बात क्यों होती है? सर एक प्रपोजिशन है, हमारा ऑप्शन है। आपने मुझे 8 बजे इन्वाइट किया, मेरी मर्जी है, अगर मैं 7:45 बजे आ गया तो मुझे निकालेंगे तो नहीं शो से, मैं पहले भी आ सकता हूँ। वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन पहले कराओ। कुछ नहीं हो रहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं इन चीजों से? ना इलेक्शन, ना ये मार्च हो रही है, ना ये सर ये इनको हम जगह नहीं दे रहे निकलने की। मोहसिन राजा से लोगों से हम बात करेंगे बैकडोर से कि निकालने का रास्ता दे, तो फंस गए, कैसे निकलेंगे? अच्छा बैरिस्टर साहब, आप तो खैर मतलब बैरिस्टर हैं, बड़े एनालिटिकल हैं। ये जो अब फैसल कह रहे हैं कि मरियम और शहबाज हमजा शहबाज साहब का जो ये डिमांड है, ये दर हकीकत पीएमएलएन की इंटरनल पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। यहाँ पर हमजा शहबाज अपनी अहमियत साबित कर रहे हैं मरियम नवाज साहिबा के सामने। देखिए, ये कहना कि हमजा साहब जो हैं वो कर रहे हैं, हमजा साहब बेसिकली लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और लीडर ऑफ द अपोजिशन होने की हैसियत से, अपोजिशन रहनुमा होने की हैसियत से मुतलका सूबाई असम्बली में उन्हीं के साथ लोगों का लाइजॉन है, और उन्हीं के साथ लोगों ने अपने इस्तीफे भी जमा करवाने हैं। हमजा साहब लाहौर के जलसे के बारे में लोगों से खुद राब्ते में भी रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कि जलसे में ये मामलात थे, जलसे में जितने भी वेंडर्स थे गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। वेंडर्स तो चले गए थे जलसे में, जलसे को रोका नहीं गया, उसके बारे में बिल्कुल नहीं कहूँगा। ट्रैफिक कोई नहीं रोकी गई, हम बिल्कुल आराम से पहुँचे, और होना भी पॉलिटिकल स्पिरिट यही चाहिए। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें तरीकाकार भी ये होना चाहिए। हमजा साहब जो है वो बिल्कुल ऑन द सेम पेज हैं, बल्कि मैं समझता हूँ ऑन द सेम पेज हैं, एक लफ्ज़ पे हैं और एक ही लाइन पे हैं, एक सफ़े पे हैं। और अब आपके सामने जिस तरह इस्तीफे वो खुद मांग रहे हैं, मरियम ने या नवाज शरीफ साहब ने या पीडीएम की क़यादत ने ये इस्तीफे बहुत पहले कह दिया था, और इस्तीफे काफ़ी लोगों ने, कुछ ने सोशल मीडिया में कर दिए, कुछ ने जमा करवा दिए, और ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, और इसमें कोई किसी किस्म लेकिन का आप सुन रहे हैं कि difference पीटीआई नहीं है। आपके इस्तीफों को सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन आपके इस्तीफों को ये लोग सीरियसली देखिए, नहीं ले रहे। हमारे कोई भी वज़रा जो है इस्तीफे, वफाकी आपके इस्तीफों को सीरियसली नहीं लेते। हाँ, देखिए, इनका सीरियसली लेना या ना लेना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। जिस दिन हम इस्लामाबाद बैठेंगे, फैसल साहब को भी पता है मामलात फिर क्या होंगे, और मैंने आपको जिस तरह पहले भी गुजारिश की कि 31 जनवरी की टाइमलाइन है वज़ीर आज़म के पास कि वो रिज़ाइन कर दें। अगर 31 जनवरी के बाद वो रिज़ाइन नहीं करते तो उसके बाद फिर हमारा जो अगला लायामन होगा सीरियस डेडलाइन वो है सामने आ वज़ीर आज़म जाएगा की। कि हम, लेकिन रान साहब, इसको कौन सीरियसली लेगा कि वज़ीर आज़म रिजाइन कर दें अपोजिशन के कहने पे 31 जनवरी तक? और यही मुझे 31 तक का टाइम क्यों दिया? देखिए, एक हफ्ते का देते, 10 दिन वज़ीर-ए-आज़म का देते, अगर आप इतने तगड़े थे तो ये 50 दिन बाद बात करेंगे। वज़ीर आज़म नहीं, हमारा देखिए, हमारा, मैंने आपसे वही गुजारिश की है कि तहरीक अगर चलानी है तो हमें ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। ये टाइमिंग्स जो हैं, ये कैलकुलेशंस जो हैं, क्यों मोहसिन इसके भाई, क्यों बीच चलानी है आपने में तहरीक? यार आप शॉर्ट करें, अपना टाइम जाया ना करें। मौसम की खराबी में कोविड भी होगा, सर्दी भी लगेगी, ख्वारी करनी पड़ेगी, पैदल चलेंगे, जमीन पे बैठेंगे, धरना देंगे, सुबह देना, मैं आपके घर आके कलेक्ट कर लेता हूँ, परसों स्पीकर के ऑफिस पर जाता हूँ, तरसों आपको एक्सेप्ट करके दे देता हूँ। आपको इतनी परेशानी करने की क्यों जरूरत है? आप मुल्क के इतने सीरियस है, कर लेना 72 घंटे में सारी। देखिए, 31 की आप डेडलाइन दे रहे हैं, तड़ियां दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च करेंगे, स्पोक्स पर्सन बन गए मौलाना के आप। मौलाना अपनी किश्ती बचा नहीं पा रहे अपनी पार्टी के अंदर, वो दूसरी की पार्टी के अंदर खड़े, उसका कोई जी राजा साहब, जी राजा साहब, मैं तो आपका दोस्त हूँ, खैर खाओ, मैं नहीं चाहता आपको खांसी भी हो, सर्दी भी लगे आपको। वजीर आजम के मुंह से तो ये बात निकल गई कि ये हफ्ता बैठ जाए मैं इस्तीफा दे दूंगा।
वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन हम पहले कराएंगे। हम क्यों करवाना चाहते हैं जी सेनेट के इलेक्शन पहले? ये इनकी कन्फ्यूजन और बुखलाहट की निशानी है जो ये बात कर रहे हैं। इनके वज़रा जो रोज़ आके एक वज़ीर आज़म ने ये जो अभी रिसेंटली जो बात हुई, इनके तर्जमानों की मीटिंग हुई और जिसमें डिसाइड हुआ कि जी NRO वाला बयानिया चला दें, अब ये बयानिया चला दें, अब वो बयानिया चला दें। बेसिकली तो गवर्नमेंट जो है ये फुल असॉल्ट मोड में है और ये पूरा लड़ रही है हमसे। ये कहें कि हम सुकून की नींद बैठे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं, ये बिल्कुल सुकून से नहीं बैठे हुए। इनकी नींदें, उनके होश उड़े हुए हैं। आप 31 जनवरी जिस तरह करीब आती जाएगी, इनके होशो हवास और इनके बयानात आपको मजीद हवाओं की बुलंदियों में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो आप बस वेट कीजिए। मैं आपको जो एक बता बहुत रहा हूं, इंटरेस्टिंग सवाल राणा साहब आपने जो कलंदर रेज होगा किया है, और फिर सब कुछ होगा। मेरे पास 2-2.5 मिनट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आप ही का मैं रेज करता हूं। एक चीज जो है वो बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राणा साहब ने कही है, बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही उन्होंने रिस्पेक्टफुली कही है, बहुत ही उन्होंने रैशनल तरीके से कही है, और जो बहुत कम डिस्कस हुई है मीडिया में, कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले किया। चूंकि आपके पास इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल ऑर्डिनेंस था, वाकई कोविड की सेकंड लेयर थी, जो वेंडर था जिसके बगैर जलसा कामयाब नहीं हो सकता था, यानी ट्रांसपोर्ट वाला, लॉजिस्टिक्स वाला, ब्रॉडकास्टिंग वाला, उसको चूंकि केसेस का खौफ था, उसने ज़ाहिर है PDM के और PMLN के साथ वो कॉपरेट नहीं कर सकता था, बिकॉज सियासी लीडरान तो केसेस को सह लेते हैं, वेंडर क्यों सहेगा केसेस को? डॉक्टर साहब, तो जिस वजह से क्राउड ना आने की वजह लॉजिस्टिक प्रॉब्लम। उसका मतलब डॉक्टर साहब ये मतलब हुआ कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मजदूरों को भर के लाना था पैसे देकर। इसका तो मतलब आपकी आर्ग्यूमेंट का यही निकला। और वहाँ वीडियोस भी है कि इन्होंने 500-500 रुपये 1500 मजदूरों के भी नहीं दिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, हमने कहा इनको खुली छूट दो, इतनी खुली छूट दो, वो मान रहे हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस खुली छूट के बाद। नहीं, वो मान रहे हैं कि खुली छूट के बाद जो इनका हाल हुआ है, लेकिन वेंडर्स डर गए। वेंडर्स की वजह से अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कि इनकी क्राउड इनका वेंडर था। अगर तहरीक इतनी तगड़ी थी तो फिर तो पूरे पाकिस्तान को निकाला सीधा बाहर। बहस आपने देखी, फैसल वाड़ा साहब के आर्गुमेंट्स भी आपने देखे, बैरिस्टर शाहनवाज राणा साहब के भी आपने आर्गुमेंट देखे। अगर हम इसको कंक्लूजन करें तो कंक्लूजन में ऐसा लगता है कि PDM ने किसी वजह से, कोई उनकी मसलहत है या लाहौर के जलसे के बाद उन्होंने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली की है, यकीनी तौर पर PDM की मूवमेंट में पहले वाली जो जोश व खरोश था, जो पहले वाला उसमें एक दम था या उसमें एक चैलेंज था, वो अब नज़र नहीं आता। और उसमें हमें हिकमत अमली की एक तब्दीली जो है हमारे सामने हमें नज़र आती है। ये जो ब्रेक आई है जिसमें 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है वज़ीर आज़म के लिए, और मार्च की बात की जा रही है, लॉन्ग मार्च की, इन सब चीज़ों से ऐसा लगता है कि शायद या तो PDM की एक स्ट्रेटेजिक रीथिंक है या फिर एक बिहाइंड द सीन एक नेगोशिएशन की जो है कोशिश की जा रही है। आज इतना ही नाज़रीन, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।